So good morning to all and welcome back to my other video, and in this video we learn our next chapter, that is fourth chapter, metals and non metals. तो जैसा कि हम हमारी दो प्रीवियस वीडियोस में हम दो चैप्टर्स हमारे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर एंड सिक्स चैप्टर। और अब हम जो दोनों के ये चैप्टर हमारे बायोलॉजी के हैं, लेकिन इस वीडियो में हम हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे, डेट इज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इसका टाइटल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम हमारी लाइफ में डेली बहुत सारे मेटल्स को देखते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स को देखते हैं, लेकिन हम क्लासीफाई नहीं कर पाते कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास गोल्ड, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, और हमारे पास यहाँ पे सल्फर है। तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हमारे पास यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम इन सबको कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्ड मेटल, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर यहाँ पर मेटल्स हैं, और यहाँ पे कार्बन एंड सल्फर नॉन मेटल है। लेकिन हम ये कैसे पता चलाएंगे डेट कौन सी चीज़ मेटल्स है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है? तो इस वीडियो में सिर्फ हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दे रखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द सम प्रॉपर्टीज, सम बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के कलर के बेसिस पे हम उसे मेटल एंड नॉन मेटल नहीं कह सकते, ठीक है। सो सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो, जो हमारे कॉमन हमें इस्तेमाल होते हैं। दैट इज लाइक द मेटल हमारे दे रखा है यहाँ पे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लेड, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। प्लेटिनम आपके सेलफोन में इस्तेमाल किया होता है, हमारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आयरन हमारे बिल्डिंग मटेरियल है, कॉपर हमारे वायर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिंक, लेड, ठीक है। एल्यूमिनियम आप जानते हो, हमारे जो घर में यूटेंसिल्स यानी बर्तन होते हैं वो सब एल्यूमिनियम के बने होते हैं। इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास है जो कि एक फ्यूल है, और ऑक्सीजन हमारे पास है जो हम रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन है, जिस नाइट्रोजन को हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ होता है हमारी लिग्यूमिनस बैक्टीरिया, हमारे जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इसे रिजोबियम बैक्टीरिया हमारे इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करता है। और उसके बाद हमारा कार्बन यानी कोल हमारा आप जानते हो फ्यूल है। सल्फर भी हमारे पास दे रखा है, क्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन आप जानते हो एक मिनरल है हमारा, फॉस्फोरस, हमारे वाटर में ये मिनरल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल एंड नॉन मेटल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास ज्वेलरी दे रखी है जो हमारी बनती है गोल्ड से, एंड गोल्ड मेटल की यहाँ पर हमारे पास एक लेयर दे रखी है, ठीक है, पतली हमारी एक थिक लेयर दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फिजिकल स्टेट बात कर रहे हैं हम। सो अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड। आप देख पा रहे हो कि रूम टेम्परेचर जब होता है तो हमारी मरकरी को छोड़कर इतने भी हमारे मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। मरकरी हमारा जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हमारी जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो होती ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी हमारा जो होता है मरकरी डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी भी चीज़ का मास पर यूनिट वॉल्यूम रख दिया है तो हमारी डेंसिटी मिल जाती है। हमारी जो मरकरी की डेंसिटी होती है आपको जान के हैरानी होगी, ये आयरन से ज़्यादा होती है। अगर आप 1 रुपये के सिक्के को मरकरी में डालोगे तो वो इसके ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो मरकरी की है वो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये हमारी रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड होता है, और ऐसा इसकी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है तो ठीक है। मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप देख पा रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एक्सिस्ट एट सॉलिड और द गैस स्टेट। हमारा मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में करा जाता है, ठीक है, और ये हमारे थर्मामीटर में हम मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ब्रोमाइन इज ओनली द नॉन मेटल डेट एक्सिस्ट एट एज अ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। सो ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में हमारे स्टेट करता है, एक्सेस करता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। अब अपीयरेंस की बात करें, मतलब कैसे दिखते हैं। सो ऑल मेटल्स आर शाइनी, सारे मेटल शाइनी होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शाइन इज कॉल्ड अ मेटेलिक। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड अ मेटेलिक लक्ष्चर। लक्ष्चर मीन्स होता है शाइन, मेटल की लक्ष्चर मीन्स मेटल की शाइन को मेटेलिक लक्ष्चर यहाँ पे नाम दिया गया है। सो ऑल मेटल्स हैव मेटलिक लक्ष्चर एंड मेटल्स आर कैन बी इजीली पॉलिश्ड, तो इसलिए वो चमकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स इस तरह से हमारे शाइन होती है उनके ऊपर, तो वही बस ये मेटल लक्ष्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्यूमिनियम को देख लीजिए, कॉपर को देख लीजिए, और हमारे अगर कंपेरिजन किया जाए हमारे कार्बन या हमारे सल्फर से तो इनके ऊपर कोई भी लक्ष्चर नहीं मिलेगा हमें। तो चलिए आगे बात करते हैं। सो नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, मतलब ये लस्टरस नहीं होते, दे आर नॉन लस्टरस एंड डू नॉट शाइन एंड वेल एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। हमारे यहाँ पर दे रखा है ग्रेफाइट और आयोडीन के केस में अगर देखें तो इनके पास अपनी लस्टर होती है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पास लस्टर होती है किसी के पास नहीं होती, मतलब हमने कहा सब जो है
मेटल सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल भी सॉलिड होते हैं। मेटल के बाद लश्चर होती है, लेकिन हमारे पास आपको कुछ एक्सेप्शन दे दिए, जैसे आयोडीन एंड मेटल। तो इनके आयोडीन एंड हमारे पास ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है उनके पास लश्चर है। इस केस में हार्डनेस स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सो मेटल आर यूजली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी ईजिली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये मेटल होते हैं और ये मेटल हम बिल्कुल एक चाकू की मदद से आराम से काट सकते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, और नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और एक्सेप्शन हमारे पास एक और है इसमें, एंड हमारे पास इसमें ऐसे ऐसा ही है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जनरली हमारे सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। एंड मेलिबिलिटी मीन्स मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू ड्रॉन इनटू थिन शीट्स और बीट इनटू थिन शीट आर कॉल्ड मेलेबल। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा होगा वेरी थिन शीट, आप देख पा रहे होगे बट यहाँ पे, सो इस प्रॉपर्टी को अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पतला उससे लेयर बना सकें तो मेलेबिलिटी होती है। उसी तरह से हम गोल्ड की भी आपने बहुत छोटी फॉल देखी होगी, बहुत ज़्यादा पतली फॉल होती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर की भी इस तरह से हमारी फॉल होती है जो आप मिठाइयों पर देखते हैं, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी कहलाती है एंड वी गेट अ थिन फॉल ऑफ मेटल बिकॉज दे आर मेलेबल, क्योंकि मेलेबल होते हैं। एंड गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर हाईली मेलेबल। ये बहुत ज़्यादा पतली शीट में हम इन्हें बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पतली हम इनकी शीट बना सकते हैं गोल्ड सिल्वर की। जैसा कि आप देख सकते होगे आपकी मिठाई पर जो आपकी शीट आती है सिल्वर की, कितनी ज़्यादा पतली होती है। और इसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन वेरिएबल, इन्हें हम पता नहीं कर सकते, मतलब आपने ठोकोगे तो अगर ये ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे, ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे ये पीसेस में, और इसलिए मेलेबल नहीं होते हैं, हम इन्हें शीट में नहीं बना सकते। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन टू वेरी थिन वायर्स। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, सो द प्रॉपर्टी इन विच द एनी सब्सटेंस कैन बी टू थिन वायर्स इज सेड टू बी डक्टाइल और मेलेबल। सो इन दिस केस सो सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन टू वेरी थिन शीट। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 1 किलोमीटर लंबा आई थिंक तार बना सकते हैं पूरा, इतना ज़्यादा वो मेलेबल होता है, इतना ज़्यादा वो डक्टाइल होता है, आई थिंक इतना डक्टाइल होता है वो। एंड व्हेन नॉन मेटल्स आर ट्रैप्ड इनटू हैमर विद अ हैमर दे बिगन टू पावर मैशेस लाइक कोल सल्फर। आप देख पा रहे होगे बहुत ज़्यादा पाउडर मैशेस मतलब बिटल होते हैं, मीन्स दे आर बिटल। बिटल मीन्स वो हार्ड हार्ड नहीं, मतलब वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स, और वो हमारे जो है ना ही वायर में कन्वर्ट किया जा सकते हैं ना ही शीट में। तो हमारी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस चीज़ की, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, लाइट, आई मीन हीट, इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें दे रखा है। सो हमारे मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, और हमारे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर आप सिल्वर की बात करोगे, चांदी की, तो बेस्ट कंडक्टर होती है हीट इलेक्ट्रिसिटी की एज कम्पेयर टू गोल्ड। एंड कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर हम बात करें तो कॉपर सबसे अच्छा हमारा कंडक्टर होता है। एंड नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल में जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। और लेकिन इसमें हमारा एक्सेप्शन भी है, डेट इज कॉल्ड अ ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की लीड में हमारा इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी। तो यहाँ पे गिवन है ये एक्सेप्शन के केस में हमारे पास, मतलब हर किसी चीज़ में एक्सेप्शन है, ठीक है। सो इस केस में हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी चीज़ कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस, आई मीन अगर 100 डिग्री, आई मीन आई थिंक कितने भी 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस पे लाएं तो वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसका जो मेल्ट बॉइलिंग आई मीन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बॉयल मतलब वो उबलना शुरू हो जाए, तो इस तरह से हमारा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट एंड बॉइल इज कॉल्ड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली। मैंने एक ही बार में दोनों की डेफिनेशन बोल दी। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के केस में इनके पास बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन जो आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी आर्गन गैस भरी होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो अबाउट आई थिंक 3700 के आसपास कुछ होता है, डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जब जाकर मेल्ट होता है, और हमारे सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, लेड एंड टिन, हमारी ये भी सब मेटल हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है। एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। हमारे ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। जैसा भी जब भी आप हमारे एक आयरन ऑब्जेक्ट को हमारे एक हैमर की मदद से ठोकोगे तो वो एक आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर उसी केस में आप किसी नॉन मेटल को लोगे, जैसे हमारे कोल को लोगे या किसी और चीज़ को लोगे, हमारे इतने में नॉन मेटल हैं, तो वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो इट मीन्स द मेटल्स आर सोनरस, ऑल द मेटल्स आर सोनरस एंड दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, इसीलिए उन्हें बेल्स बना सकते हैं, और हम नॉन मेटल से बेल नहीं बनाते,
ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनस, क्योंकि वो सोनस नहीं होते, और मैं आगे आपको अब बता चुका हूँ बात को। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की बात करेंगे। सो क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हमने जो अब तक पढ़ी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। सो ऑल मेटल्स गिवन सिमिलर रिएक्शन, सो हमारे जितने मेटल हैं वो सारे सिमिलर रिएक्शन देते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो हमारे यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। हमें जैसे हमारे पास रखा है सोडियम, अगर हम सोडियम एक्चुअली होता है क्या, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और इसीलिए हम इसे कभी भी रूम टेम्परेचर में नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोडियम को पानी में डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो इसीलिए पानी में डालने के साथ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है, आई मीन ऑक्सीजन के साथ। और इसीलिए अगर हम सोडियम को डालेंगे, ऑक्सीजन में रख देंगे, तो ये सोडियम ऑक्साइड बन जाएगी, दैट इज द NaO। और यहाँ पर हमारे पास से 2 और 2 क्यों लगा हुआ है, अगर ये सोच रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो NaO, अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं Na+O2 = NaO, ठीक है। इसमें 2 से लगा हुआ है क्योंकि ये जो इक्वेशन होगी हमारी Na+O2 = NaO, ये सिर्फ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगी। और हमें इसे बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास O2 के यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर हमारे 2 लगा दिया आगे। जब हमें 2 लगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे 2 एटम हो गए, लेकिन हमारे यहाँ पर सोडियम के भी 2 एटम हो गए, क्योंकि हमने दोनों के आगे 2 लगा रखा है। तो इस केस में सोडियम के एटम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर सोडियम के एटम के आगे 2 लगाया। तो यहाँ पे अब सारे एटम बैलेंस हैं, यहाँ पर 2 सोडियम के एटम है, यहाँ 2 सोडियम के, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। इसी केस में हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हमारे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। इनके सारे यही केस होंगे आपके। और इसके बाद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ऑक्साइड ही बनती हैं अगर कोई भी केस लेना है। सो इसी तरह से हमें यहाँ पर गिवन है दैट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड दे स्टोर इन केरोसिन। केरोसिन में स्टोर किया जाता है, मैं आपको बता चुका था। अभी सोडियम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे आर स्ट्रांगली हीटेड। हैंड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट, सिल्वर एंड गोल्ड और किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। हम कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव कहेंगे, नॉन रिएक्टिव नहीं। मेटल क्योंकि रिएक्शन करते हैं, हर मेटल रिएक्शन करता है किसी न किसी सब्सटेंस के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव भी अगर सीरीज में हम काउंट करें तो ये आपका सबसे इनिशियल आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा हमारी एक्टिविटी सीरीज के बारे में। सो हमारे पास द रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द कॉपर इज अ डल ग्रीन कोटिंग विथ एक्सपोज टू। अगर हम कॉपर को हम अगर खुले मॉइस्चर में छोड़ दें, खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दें, तो एक रिएक्शन होगा, और रिएक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो आप देख पा रहे होंगे Cu यानी कॉपर, H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। जब भी कॉपर को छोड़ा जाता है वो खुले एनवायरनमेंट में, तो वो वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CuOH2 + CuCO3 कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। CuOH मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। आप इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख पा रहे होंगे, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस इतना अंतर है कि यहाँ पे 2 जो हमारे एटम हैं 2 Cu के हैं, क्योंकि यहाँ पे भी Cu है, यहाँ पे Cu है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 Cu लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH एंड कॉपर कार्बोनेट। तो वो ग्रीन कोटिंग जो फॉर्म होती है हमारे एनवायरनमेंट छोड़ने के बाद, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होती है। सिमिलरली सिल्वर मेटल गेट ग्रीस कोटिंग। तो सिल्वर जो मेटल होता है, अगर उस चांदी को हम इस तरह से छोड़ दें, दैट्स वाई द सिल्वर ज्वेलरी बिकम डल, वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज, फॉर एग्जांपल जब सिल्वर हमारे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड। सो सिल्वर का फॉर्मूला होता है बेसिकली Ag एंड ऑक्सीजन का O2, ठीक है। तो जब भी हमारा सिल्वर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड आएगा, दैट इज द AgO। अब हमारे पास Ag2O आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैलेंसी का थोड़ा लफड़ा होता है, ठीक है। हमारी जो सिल्वर की वैलेंसी होती है वो होती है 1 एंड ऑक्सीजन की होती है 2। तो इस तरह से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूँगा। सो ये रहा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सिल्वर है, डेट इज़ द Ag, ठीक है, केमिकल इसका सिंबल है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, डेट इज़ द O2। तो जब हमारे मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, डेट इज़ द, सो ये होगा आपका सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर की यहाँ पर हमारे पास जो सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो इस केस में जब हम सिल्वर ऑक्साइड को हमारा सिल्वर बनाएंगे तो सबसे पहले हम सिल्वर लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की हमारी जो वैलेंसी होती है डेट इज द 2 एंड द वैलेंसी ऑफ द सिल्वर इज 1। तो इस केस में हम इन दोनों आपस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा Ag2 एंड O, क्योंकि यहाँ पर O1 इस तरह से आएगा, इसलिए हम इसे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसे मिटा देंगे। तो इससे हमारे पास इस तरह से सिंबल फॉर्म होगा।
और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और इस तरह से आप आगे क्लास में यानी 9th क्लास में आप इसी तरह से फॉर्मूलेस को बनाना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास इस तरह से हमने यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बना कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। सो माय नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एट अ रूम टेम्परेचर, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं होते, बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फॉर वाइट फॉस्फोरस विच बर्न्स। हमारे पास वाइट फॉस्फोरस होता है वो नॉन मेटल होता है विच बर्न्स एट ऑल टेम्परेचर एंड फॉर्म इट्स ऑक्साइड। सो हमारे पास इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन अंडर वाटर, पानी में उसे रखना पड़ता है, इसीलिए हमारे जो होता है वाइट फॉस्फोरस। एंड हाइड्रोजन वैन ignited in the presence of air burns with a pop sound and form water। हमारे पास ऐसे जब अगर हम हाइड्रोजन हमारे ले लें दैट इज H2, और जब हाइड्रोजन हमारे ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आती है तो वो सबसे पहले पॉप साउंड के साथ हमारा वाटर फॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पर H2 है और यहाँ पर O2 है, तो हमारे पास डायरेक्ट वाटर होने का दैट इज H2O। और यहाँ पर इसकी हम इसे स्केटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। इसी केस में कार्बन एंड सल्फर व्हेन इग्निटेड, जब कार्बन यानी कोल, मान लो कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए कोल, और सल्फर को जब हम इग्निट करते हैं मतलब उनमें अगर हम जरा सा भी उन्हें जलाते हैं, सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, आई मीन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, वो भी अपने ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास जब ये बना दैट इज C+O2 = CO2 एंड S+O2 = SO2, बहुत आसान सा हमारी इक्वेशन है, ठीक है। देन द जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एंड एसिड। सो जो होते हैं, जो हमारे ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स, मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, और इस तरह से हमारे दोनों के डिफरेंस दे रखे हैं। सो मेटल ऑक्साइड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड आर यूजुअली गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। इफ दे डिजोल्व इन वाटर मीन्स मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म अल्कालिन सॉल्यूशन, अल्कालिन, ठीक है। एंड इफ दे डिजोल्व वाटर दे फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। अल्कलाइन मीन्स बेसिक एंड ऐसे यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे एसिडिक मीन्स एसिडिक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी है जिससे आप पढ़कर अपने घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। डेट इज हमें ये प्रेजेंट करना है कि जो हमारा नेचर होता है आयरन डस्ट का वो किस टाइप का होता है, एसिडिक आता है या फिर एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी रिएक्शन बात करते हैं वाटर की। सो रिएक्शन किसकी होगी वाटर के साथ, ये देखते हैं। एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। सो मेटल एपियर बिलोंग टू हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अगर हम मेटल को देखें हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब भी कोई मेटल रिएक्ट विथ वाटर के साथ, सो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। सो बेसिकली जब भी कोई मेटल हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सबसे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये लिखा है मेटल प्लस वाटर इक्वल्स टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वेजियसली मीन्स वेरी वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन की तरह हम मान सकते हैं इसे। बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा पावर के साथ ये हमारे रिएक्ट करते हैं। एंड विद द कोल्ड वाटर के साथ हमारे नॉर्मल वाटर हम कह सकते हैं, एंड फॉर्म सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, फिर से पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। सो हमारे पास ना सोडियम दे रखा है। जब सोडियम को वाटर में डालेंगे तो आप जान चुके हो, हमें पहले बताया था रिएक्शन होगा, और यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH फॉर्म होगा। दोनों की वैलेंसी होगी 2 2, इसीलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख रखा और हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, इट इज H2। इसी तरह पोटेशियम का गैस होगा KOH, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, एंड H2। इस तरह से हमारी जो होती हैं रेड हॉट आयंस रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास ले आयरन एंड वाटर, तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। सो ये इस किसने भी हमारा ऑक्साइड, हमारे आयरन का भी ऑक्साइड मिल गया। इसी तरह से metals like silver, gold, platinum do not react with steam and are also called noble metals. So those metals which do not react with steam, gas, steam and are called noble metals. So इसे noble metals कहलाएंगे क्योंकि ये हमारे वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। स्टीम इज वाटर की गैसियस फॉर्म। सो एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स, तो हम एक्शन की बात करते हैं। सो लेट अस सी इफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अब हम देखते हैं अगर हमारे नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब तक ये हमारे मेटल्स चल रहे थे, इतने भी हमने पढ़े, ठीक है। ये सब हमारे मेटल्स थे, जैसे हमारा कॉपर दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, ठीक है। ये सब हमारे मेटल्स थे। हमारे यहाँ पे कुछ नॉन मेटल गिवन है, डेट इज हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ठीक है। ये सारे नॉन मेटल हैं, लेकिन ये दोनों मेटल हैं। तो इसी तरह से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। सो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो टू शो द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विथ वाटर। सिर्फ आपको अगर करना चाहो तो कर सकते हो, आप देख सकते हो उस पूरी एक्टिविटी को पढ़कर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ द रिएक्शन विथ एसिड।
आप वीडियो पॉज करने के बाद इस एक्टिविटी को पढ़ लेना। उसके बाद रिएक्शन एसिड के साथ, रिएक्शन एसिड के साथ किस टाइप का होता है। सो व्हेन द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड गैस। ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जनरल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज मेटल, अगर किसी मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है। NaCl आप जानते हो एग्जांपल है सॉल्ट का, लेकिन ये सॉल्ट नहीं है, कॉमन सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, खाली सॉल्ट की बात कर रहे हैं। कॉमन सॉल्ट होता तो NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये खाली सॉल्ट है तो मेटल सॉल्ट से यहाँ पर मतलब है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर दे रखा होगा सबसे पहले सोडियम। सबसे पहले यहाँ पे सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया और हमारे पास मिला NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिली है, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस एंड फेरिक आयरन क्लोराइड, दैट्स आई थिंक आयरन क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास फेरिक क्लोराइड मिली, आयरन क्लोराइड हमें मिली एंड उसके बाद हमारे पास मिली कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर का रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे, कॉपर को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह से कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं मिला। इवन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर भी अगर हम इसे गर्म करते हैं तब भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। और ऐसा क्या हुआ मैं आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ पर आप हमारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी हम इससे थोड़ा नीचे जाते आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाती है और उसके बाद रिएक्शन जो कैपेसिटी है, मान लो अगर हमारा पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वही हमारा अगर कोई सब्सटेंस है प्लेटिनम वो नहीं करेगा, कोई सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में है। इस केस में आप इस सीरीज को लर्न कर लें क्योंकि ये आपके 10th में आई थिंक काम आएगी। आपसे एक बार स्क्रीनशॉट के थ्रू ले लें, इसके सिंबल्स के साथ इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये आपका सिर्फ समझाने के लिए छोड़ा था। एक्शन ऑफ एसिड ऑन नॉन मेटल्स, तो किस तरह से एक्शन होता है एसिड का नॉन मेटल का। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, हमारे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एंड सम मेटल however displace I think with the concentration oxidizing agent, however react with concentrated oxidizing acid to form the corresponding oxy acid। हमारे पास HNO3 दे रखा है, इसका जब हम HNO3 का हमने रिएक्शन करा है S के साथ, सो HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जब हमने रिएक्शन करा है सल्फर के पास तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आया, दैट इज द H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो हमारे पास यहाँ पे NO2 प्लस H2O भी आ गया, ठीक है। वाटर मिल गया, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिल गया क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर 3 एटम होते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो O3 होता तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता। रिएक्शन विथ बेस एंड अल्कनाइज, अल्कलाइज तो मतलब रिएक्शन और बेस का अल्काइज में एसिड। सो एक्शन ऑफ द बेसिस ऑन मेटल, सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शन करके और हीटिंग में ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन की इवोल्यूशन के साथ हमारे पास फॉर्मेशन होता है। जैसा जिंक मेटल हमारे पास है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस केस में बेस है, से बेसिक हमारे पास कंपाउंड है। इसके बाद जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास फॉर्म होगा सोडियम जिनकेट, ठीक है, डेट इज अ Zn, सोडियम जिनकेट प्लस हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है कुछ, एक्चुअली यहाँ पर H2 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आएगा, यहाँ पर गिवन नहीं है, H2 हम यहाँ पे लिखेंगे हम, ये आपको जो दिख रहा है प्लस के बाद H2 आएगा यहाँ पे और उसके बाद ये सोडियम जिनकेट फॉर्म होगा। लेकिन ये रिएक्शन अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये हुआ। सो बेसिकली हमें यहाँ पर जिंक मेटल दे रखा है और जिंक मेटल का जो हमारा रिएक्शन कराया गया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेट इज अ बेस, ओके, बेस के साथ कराया गया है। तो इसके बेस के बाद हमारे रिएक्शन के बाद हमारे पास जो मिला वो रहा सोडियम जिनकेट एंड हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एरो लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। सो इस केस में सबसे पहले जब भी हमारे मेटल और बेस का रिएक्शन होता है तो एक ये देखिए आप। सो बेसिकली जब भी मेटल और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस केस में हमारा जो मेटल है वो है जिंक और हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेट इज NaOH। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो इस हाइड्रोजन गैस को हमें इस इक्वेशन से लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर NaOH है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, तो ये चीज़ हमारी हट गई, हाइड्रोजन के 2 एटम बैलेंस हो गए। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ बचा Na2 एंड O के 2 एटम फिर से, सो दैट इज O2। तो आप देख पा रहे होंगे ZnNa2O2, तो बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे
Na2 क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट से स्टार्ट करेंगे। सोडियम जिंक ऑक्साइड O2 यहाँ पे दे रखा था Na2 एंड Zn। सो इसे हम कहेंगे सोडियम जिंकेट, इस पूरे को हम सोडियम जिंकेट कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो आई होप यू समझ चुके होंगे। और उसके बाद हम एक्शन ऑफ बेस और नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। सो रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल बेस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा रिएक्शन होता है नॉन मेटल के बेसिस के साथ, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या होता है, बिफोर डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास रिएक्टिव सीरीज होती है। सो इस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे हमारे पास Zn है प्लस CO है। CO क्या है, हमारा कॉपर ऑक्साइड है। तो हमारे पास यहाँ देख पा रहे होगे जेड जो जिंक जो है यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो इस सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Zn जो है कॉपर ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा और कॉपर को उसके ही फॉर्मूलेशन निकाल के बाहर फेंक देगा और खुद बन जाएगा ZnO प्लस Cu। तो इट इज इक्वल टू जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। सो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट विल रिएक्ट विथ कॉपर एंड व्हेन हीटेड। तो जब गर्म होगा इस केस में ही हमारा रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो लेकिन जब रिएक्शन होगा तो यही केस होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। एंड हैंस वी से दैट जिंक हैज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर। इसी तरह इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में यही केस होता है, जैसा कि आप अलग एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इसका कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता तो सॉल्ट सॉल्यूशन केस में भी हमारे पास बिल्कुल मिलता और जो रिएक्टिव मेटल है वो नॉन रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ दे रखा है, इफ द मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कंपाउंड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल then the reaction will take place, ठीक है। however if the less reactive metal react with a compound of more reactive metal, the reaction will not take place. For example, magnesium and silver nitrate do not react, but magnesium nitrate and silver do not, and this is because the magnesium is more reactive than silver। यहाँ पर सही दे रखा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बस केस दे रखा है रिएक्टिविटी के केस के बारे में। उसके बाद यूज़ ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। सो मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स, ठीक है, एंड शिप्स, ट्रेन्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एग्जाम्पल सब दे रखे हैं यहाँ पे। नॉन मेटल्स हैव द फॉलोइंग यूसेस, आप इन यूसेस को एक बार देख लें सबसे पहले। और उसके बाद हम ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल सच एज फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन जो भी नॉन मेटल है, ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हम इसे फर्टिलाइजर्स के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्लोरीन है जो नॉन मेटल है, वो वाटर प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल की जाती है जो कि सारे बैक्टीरियाज को किल कर देती है। इसी तरह से आयोडीन जो नॉन मेटल है, हम उसे अप्लाई करते हैं वाउंड पे अगर कोई इंजरी हो जाती है, जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। और इसी तरह से नॉन मेटल्स आर आल्सो यूज्ड इन क्रैकर्स। जब आप जो क्रैकर्स होते हैं हमारे नॉन मेटल्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उसमें बहुत सारे हमारे अलग टाइप के पाउडर होते हैं, आई थिंक, ठीक है। हमारे पास हमारी वटूनो है जिसे आप पढ़ सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। तो ये हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। सो आई होप आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। जैसे दैट इज यूज़ ऑफ द मेटल नॉन मेटल। अभी नॉन मेटल का हमने यूज़ पढ़े, उसके बाद मेटल के यूज़ आप बता दोगे। जैसे हमारा गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाने के लिए, हमारा कॉपर किस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक वायर के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड, अभी हमने डिस्कस किया था बस कुछ ही देर पहले। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलेबल, इनमें से कौन सा मेलेबल है, ठीक है। फॉस्फोरस और आयन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉस्फोरस है और एक आयन है, तो हमारे पास आयन तो मेलेबल ही होगा, सीधी सी बात है, हम तीन शीट में से कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसे एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बेसिस में हमारे पास दे रखा है रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे MgO, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू MgOH2, ठीक है। ब्रैकेट लगने के बाद Mg ब्रैकेट ऑन OH ब्रैकेट क्लोज 2 पावर की फॉर्म में। कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखा है, कॉपर सल्फेट दे रखा है। फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है जो कि आपके एग्जांपल में समझाया नहीं गया है, तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल को आराम से आप चाहो तो गूगल पे देख सकते हो और आपको ये खुद करनी है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मैं पिछले हमारे चैप्टर के जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर पाया था उन्हें भी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। तो ये देखिए और आप स्क्रीन शॉट या फिर आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए आराम से। ये सारे हम समझा चुके हैं आपके, आप वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। और उसके बाद मैं अभी और आपको दिखाता हूँ।
सो ये बेसिकली आपके प्रीवियस चैप्टर यानी हमारे सेल वाले चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वैसे वीडियो पॉज कर लीजिए और उन्हें देख लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। सिलेक्टिवली परमेबल बिकॉज इट अलाउज अस परमिटेंट एक्सेस ऑफ सम मटेरियल्स इनटू अनदर सेल एंड इट प्रिवेंट द सेल and it prevent the interior and internal matrix of the cell includes cell organelles and for the function of nucleus next question। आप जानते हो ब्रेन ऑफ द सेल क्या आता है, कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और बहुत सारे कामों में ये मॉडिफिकेशन में काम आता है। आई थिंक बहुत सारे काम होते हैं इसके मॉडिफिकेशन के लिए। आपका जो होता है वो आई थिंक गोल्गी अपैरेटस होता है, ठीक है। वाई डू वी कॉल रिसेंबल ऑफ पेरेंट्स। सो वाई डू वी रिसेंबल ऑफ पेरेंट्स, तो आप जान चुके होंगे क्यों हम रिसेंबल करते हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वही आपको लिखने हैं। रैट ऑन डिफरेंट शेप ऑफ सेल। डिफरेंट शेप ऑफ जानते हो, राउंड, ब्रांच्ड, स्पिंडल, elongated और डिफरेंट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये आपको मैं डिस्कस कर चुका था। इसमें करेक्शन था, जो सेंटीमीटर है वो उसको आपको माइक्रोन करना था। वीडियो में एक और बात दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको करना है 1 to 10 माइक्रोन, MICRON, और यहाँ पे आपको करना है 5 से लेके 100 माइक्रोन, ठीक है। और इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको कंपेयर द प्लांट एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो देयर लेवल स्केचेस डायग्राम। सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब उनके जो अंदर की आपके ऑर्गेनलिस्ट है उनके बेसिस पर उन्हें कंपेयर करना है, जो कि हमारा बुक में गिवन है, वही कंपेरिजन आपको लिखना है। वीडियो में से देख लीजिएगा और उसके बाद उनके लेवल डायग्राम्स बना लीजिएगा, ठीक है। सो गुड बाय।